गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सुप्रभात, हैप्पी सावन। आइए आज एनवायरनमेंट के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सब लोग उस टॉपिक से वाकिफ़ होंगे, सब लोग उसका नाम अच्छी तरह से जानते होंगे और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ हम आप नहीं, पूरी दुनिया उस चीज़ को झेल रही है, उस चीज़ से ग्रसित है। टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या इसी को जलवायु परिवर्तन भी हम कह सकते हैं। तो आइए उसके पहले कुछ लाइनें आपको दिख रही होंगी, कुछ लाइन्स आपको दिख रही होगी। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा लगा हमको नहीं मिल गया, अच्छा लगा तो हम सोचे बता देते हैं। और हम ही आपसे जुड़ी हुई है, कंपटीशन से, कंपटीटर से, है ना, जीवन के संघर्ष से, जो कोई कुछ करना चाहता है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। देखिए लिखा गया बोर्ड पे, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए। भाई आपको सपना देखना है तो आप मेहनत करें ना करें, आप सोएंगे तो सपना आएगा। तो वही लिखा गया कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। अगर आप अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप के अंदर ऐसा जुनून आना चाहिए कि आपकी नींद गायब हो जाए। और जिस दिन ऐसा होने लगा, ये आप मान लीजिएगा दोस्तों कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा टाइम भले लग जाए लेकिन वो आपको प्राप्त जरूर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग या उसी को जलवायु परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ओजोन परत के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, उसमें हमने आपको संरक्षण, प्रभाव, कारण, बचाव के उपाय, ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो आशा करते हैं कि आपको वो टॉपिक अच्छा लगा होगा। बिल्कुल उसी तरह से एक नया टॉपिक आपके सामने है, नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को और नामों से भी जाना जाता है। इसी को हम जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं, इसी को हम वैश्विक तापन भी कह सकते हैं, इसी को हम जलवायु परिवर्तन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसी को हम किस नाम से जान सकते हैं? जलवायु परिवर्तन के नाम से भी इसे हम संबोधित कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? तो देखिए हमने कहा कि बात की जाए ग्लोबल वार्मिंग की तो इसके कई नाम हैं, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन। आइए एक एक करके चीजों को क्लियर करते हैं और समझते चलते हैं। तो पहला इसमें हमको जानना क्या है, जितनी चीजें ऊपर बताएंगे हमको उतना ही जानना, उसके अलावा कुछ नहीं जानना है। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। पहला क्या जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य क्या होता है ना, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। पहला तो तात्पर्य जानना है। दूसरा हमको कारण जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है। बात समझ में आ रही? तीसरा हमको क्या जानना है, प्रभाव के बारे में जानना है कि इससे प्रभाव क्या क्या पड़ता है। चौथा हमको क्या जानना है, बचाव के प्रयास क्या क्या किए गए। बचाव के प्रयास जानने। बात समझ पा रहे हैं आप? तो हमने कहा या इसी को उपाय भी कर सकते हैं, बचाव के प्रयास, बचाव के उपाय। ठीक है, हमको प्यारे दोस्तों बस इतना ही जानना है। तात्पर्य के बारे में जानना है, कारण जानना है, प्रभाव जानना है, बचाव के प्रयास से उपाय के बारे में जानना है। इतनी बात समझ में आई? आइए एक एक करके हम चर्चा करते चलते हैं। पहला क्या लिखा हमने भैया? पहला लिखा हमने तात्पर्य के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहेंगे कैसे,
है ना। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी, भू, और उसी का गर्म होना। बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो पूरी पृथ्वी से हमारा ग्लोब है, उसी के तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को वैश्विक तापमान, और इसी की वजह से क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो बड़े ही आसान शब्दों में कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से का तात्पर्य क्या है कि वैश्विक औसत तापमान में हुई वृद्धि। तो क्या बताया हमने? वैश्विक औसत तापमान में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अगर पूछा जाए कि औसत तापमान है कितना, औसत तापमान है कितना, तो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है औसत तापमान पृथ्वी का? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही हमने बताया कि ग्लोब, पृथ्वी का जो वैश्विक औसत तापमान है, उसी में होने वाली वृद्धि को क्या बोलेंगे भैया? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। औसत तापमान है कितना, क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के तहत औसत तापमान है कितना भैया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बात यहां तक समझ में आ गई? तो ये तो बात रही हमारी किसकी? तात्पर्य का, मतलब का। अब हमसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जितने लोग लाइव आए अभी तक, जितने लोग ऑनलाइन हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करते जाएं। चलिए देखिए, हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो 1970 के दशक में, 1970 के दशक में ब्रिटेन के एक पर्यावरणविद थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था वालेस ब्रोएकर। क्या नाम था? हमने कहा 1970 के दशक में वालेस ब्रोएकर। क्या नाम था भैया? वालेस ब्रोएकर साहब ने, और थे कहां के? जर्मनी के। वालेस ब्रोएकर साहब ने सबसे पहले किसके बारे में बताया? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। अच्छा, ब्रिटिश थे भैया। कहां के थे ये? ब्रिटेन के थे। ठीक है, कहां के थे? ब्रिटेन के थे ये। तो ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोएकर ने बताया 1970 के दशक में किसके बारे में? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। बात समझ में आई यहां तक? अब देखिएगा भैया, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ फोरियर। क्या नाम था? जोसेफ फोरियर साहब। अब 1824 में, कब भैया? 1824 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ फोरियर। 1824 में जोसेफ फोरियर साहब ने पहले ही बता दिया था किसके बारे में? ग्रीन हाउस के बारे में। किसके बारे में बताया था? ग्रीन हाउस के बारे में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो 1824 में जोसेफ फोरियर साहब ने। बिल्कुल लाइक करते चलिए, किसने बताया भैया? जोसेफ फोरियर साहब ने बताया। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम सुना होगा ना भैया सबने? हरित गृह प्रभाव भी उसे कहा जाता है। तो जोसेफ फोरियर साहब ने बताया ग्रीन हाउस के बारे में कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण घटित होती है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वह किसके कारण होती है? इन्होंने बताया कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण घटित होती है। आइए थोड़ी सी चर्चा इनकी और करते हैं। देखिए जोसेफ फोरियर साहब ने किया क्या? जोसेफ फोरियर साहब ने एक बॉक्स लिया। क्या लिया? एक इसी तरह से उन्होंने बॉक्स बनाया। बातें समझ पा रहे? उन्होंने एक इसी तरह से बॉक्स बनाया और इसी बॉक्स में उन्होंने कुछ ग्रीन पौधे, मतलब ये कुछ पौधे रखे, हरे भरे कुछ पौधे रखे उन्होंने। इसी में कुछ उन्होंने इसी तरह से हरे भरे क्या किए? पौधे रखे। अब उन्होंने देखा, अब उस जगह पर इन्होंने इस पौधे को रखा भैया कि जहां पर इसको सफिशिएंट एनवायरमेंट, टेम्परेचर सब कुछ मिलता रहे। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा, क्या ये जैसे जैसे ग्लोब का तापमान बढ़ता जा रहा था, उस वैसे वैसे इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा था। अब देखिए एक हाउस की तरह बनाया था ना इन्होंने, घर की तरह बनाया था इसको डिफाइन करने के लिए। इसीलिए आगे चल के इन्होंने इसको नाम ही दे दिया। क्या नाम दिया? ग्रीन हाउस प्रभाव। बात समझ पा रहे हैं? हरित गृह प्रभाव नाम दे दिया क्योंकि यहां पर प्रभाव पड़ रहा था। इतनी बात समझ में आ गई?
तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में किसके बारे में बताया था? ग्रीन हाउस के बारे में बताया था। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? यह एक प्राकृतिक घटना है जो किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण घटित होती है। बात समझ में आ गई? लिखा सबने भैया? चलिए ठीक है। अगली बात आती भैया, अगली बात आती यहां से कारण की बात कर ली। ये तुमने तात्पर्य बताया अभी तक आपको। कारण की बात कर ली जाए कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है, मतलब ये बढ़ती कैसे, कारण क्या होता है इसका। कारण की बात की जाए तो देखिए कारण में क्या होता है कि प्रमुख कारण इसका CO2 क्या बताया गया? गैसें ही तो होंगी जो कि जनसंख्या बढ़ने के कारण और जो हमारे वन हैं ये इन सब के समाप्त होने के कारण ये सब मात्रा बढ़ती जाएगी। अब भाई हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, वो तो कम हो नहीं रही। जनसंख्या तो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन कम क्या हो रहे हैं? वन कम हो रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं? वन कम हो रहे हैं। जब वन कम हो रहे हैं तो जो जनसंख्या बढ़ रही है उनके द्वारा CO2 ज्यादा मात्रा में निकलेगी, और वन कम होते जा रहे हैं तो होगा क्या? CO2 कहाँ बढ़ेगी भाई? एनवायरमेंट में ही तो बढ़ेगी, वायुमंडल में ही तो बढ़ेगी। और जब वायुमंडल में CO2 बढ़ जाती है तो जो पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण है, जो पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण है, पार्थिव विकिरण, वो CO2 जाके रोक लेगा, और रोकेगा तो फिर कहां से आएगी? उसमें फिर से पृथ्वी पर आएगी, तो तापमान बढ़ जाता है। आइए कारण देखिए, कारण क्या बताया हमने। कारण में क्या क्या लिखेंगे भैया हम? देखिए हमने कहा कारण में सबसे प्रमुख कारण क्या है? CO2 का बढ़ना। किसका कारण भैया? CO2 का बढ़ना। अब देखिए इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। कौन कौन सी? देखिए हमने कहा भैया CO2, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या होता है भैया? जलवाष्प भी कारण होता है। क्या कारण होता है भैया? जो जलवाष्प नहीं होता वो भी किसका कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है जलवाष्प भी। बातें यहां तक समझ में आ रही? और भैया और कारण पूछे, ये तो प्रमुख रूप से हो गया। सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? CO2। ये सबसे प्रमुख कारण है। बात समझ में आ रही? सबसे प्रमुख कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? CO2। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, या ये पूछे भैया कि ग्रीन हाउस की मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट पहुंचाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो कौन सी होती है? CO2 होती है, CH4 भी होती है, CFC भी होती है, N2O भी होती है, और एक होती है कौन सी? ओजोन गैस भी होती है। कौन सी होती है? ओजोन गैस भी होती है। बात समझ पा रहे? O3 ओजोन भी होती है। किसका कारण? ग्लोबल वार्मिंग का। यहां तक बात समझ में आ गई है ना? अब कारण में ही हम लिखेंगे भैया प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। प्रमुख उत्पादक देश मतलब भैया जो CO2 का उत्सर्जन करने वाले प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। किसका बताया भैया हमने? CO2 का उत्सर्जन करने वाले प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे प्रमुख कौन सा है? चीन। सबसे प्रमुख कौन सा? चीन। चीन अकेले वैश्विक रूप से चीन अकेले 30% कार्बन का उत्सर्जन करता है। बस समझ पा रहे? चीन अकेले हमने कहा भैया 30% वैश्विक रूप से कार्बन को उत्सर्जन करने वाला देश है। अगली बात की जाए भैया यहां से अगर हमसे पूछे टन में पूछे भैया मिलियन मीट्रिक टन में, तो 10,641 हो सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करें तो 10,641 मिलियन मीट्रिक टन। बात समझ पा रहे हैं? अगर हमसे पूछे तो मिलियन मीट्रिक टन में कितना करता है? 10,641 मिलियन मीट्रिक टन करता है। और कितना करता है वैश्विक रूप से भैया? 30% करता है। दूसरे स्थान पर कौन से? तो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा भैया? अमेरिका। अमेरिका कितना करता है? 15% करता है। लेकिन अगर हमसे पूछे प्रति व्यक्ति सबसे अधिक, प्रति व्यक्ति भैया सबसे अधिक करता है कौन? अमेरिका। बात समझ पा रहे हैं? जो प्रति व्यक्ति है उत्सर्जन वो अमेरिका सबसे अधिक करता है। लेकिन अगर परसेंटेज पूछा जाए ऑल ओवर तो कौन करता है भैया? चीन करता है। बात समझ पा रहे हैं यहां तक? अगली बात आती है भारत की। तो भारत कितना करता है? तीसरा स्थान पर यूरोपीय संघ। कौन सा भैया? यूरोपीय संघ तीसरा स्थान पर है।
और ये कितना करता है? 9%। कितना करता है? 9% अकेले करता है यूरोपीय संघ। बात समझ पा रहे हैं? चौथे स्थान पर कौन सा भैया? चौथे स्थान पर भारत है और कितना करता है? 7%। कितना करता है? 7%। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा कि सबसे पहला स्थान पर चीन है, फिर अमेरिका है, लेकिन अमेरिका प्रति व्यक्ति के आधार पर देखा जाए तो पहला स्थान पर है, फिर यूरोपीय संघ है 9% के साथ, भारत भैया 7% के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। ठीक है, और हमने कई बार बताया भी, ऑफलाइन क्लास में चर्चा हमने कई बार की है कि भारत 2050 तक, ऐसा आंकड़ा निकाला गया कि 2050 तक भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर पहुंच जाएगा, है ना? तो ये तो बड़े गर्व की बात है कि नहीं? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेने से चीजें जल्दी हो जाएंगी। कारण समझ में आया, तात्पर्य समझ में आया? ठीक है, अगली बात करते हैं भैया यहां से, किसकी भैया? प्रभाव की बात कर ली जाए। प्रभाव की बात की जाए भैया तो प्रभाव दो तरह से पड़ता है इसका। एक तो भैया पृथ्वी पर पड़ेगा, दूसरा मानव पर पड़ेगा। भाई इन सब का वर्णन कौन कर रहा है? मानव ही तो कर रहा है ना। तो हाँ, इसको दो तरह से हम देखेंगे। एक तो पूरी वैश्विक रूप से पृथ्वी पर इसका प्रभाव क्या है, और दूसरा भैया मानव पर क्या है। पृथ्वी पर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? औसत तापमान बढ़ेगा। औसत तापमान बढ़ने से क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होने से क्या होगा? ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा? एक से दूसरी कड़ी जोड़ते जाइए भाई, समुद्री जलस्तर बढ़ेगा, यही सब तो होगा। और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ग्लेशियर नहीं रह जाएगा, और ग्लेशियर अगर नहीं रहा तो कई नदियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे भारत में गंगा आपने देख लिया, यमुना देख लिया, सब ये ग्लेशियर से तो निकलती ना। गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनद से तो निकलती हैं, ग्लेशियर से ही निकलती हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रभाव की। किसकी बात करते हैं भैया? प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव की बात की जाए तो प्रभाव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, 2 तरह से पड़ेगा। पहला प्रभाव कौन सा भैया? पृथ्वी पर, और दूसरा कौन सा? मानव पर। पृथ्वी पर और मानव पर। पृथ्वी की बात की जाए तो क्या बढ़ेगा भैया? औसत तापमान। औसत तापमान में क्या होएगी? वृद्धि होएगी। बात समझ पा रहे हैं? जब औसत तापमान में वृद्धि होएगी तो क्या होगा भैया? ग्लेशियर पिघलेंगे ना। ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा भैया? समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। समुद्री जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्री जलस्तर बढ़ेगा भैया तो कहीं ना कहीं मानव पर प्रभाव पड़ेगा भी। आगे बताते हैं, जलवायु परिवर्तन भी होगा। जलवायु परिवर्तन होगा, और क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के साथ साथ भाई जलवायु परिवर्तन होगा तो हमारी जो जैव विविधता है, जैव विविधता, उसमें ह्रास आएगा भाई, वो भी तो समाप्त होगा। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित। यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट करिएगा। देखिए हमने कहा कि पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत तापमान में वृद्धि होगी, ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्री जलस्तर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जैव विविधता ह्रास होगी, और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगी। इतना समझ में आ रहा? इतना समझ गए भैया? नोट करिए जल्दी से। फिर मानव पर बताते हैं कौन सा प्रभाव पड़ेगा। मानव पर भी कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे भाई। स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी, मानव भुखमरी का शिकार होगा। देखिए क्या होगा भैया? स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, और क्या होगा? सूखा, बाढ़, ये सब होगा। और क्या होगा भैया? कृषि प्रभावित होगी, कृषि प्रभावित है ना। और क्या होगा भैया? मानव भूखमरी का शिकार होगा।
उसका आवास नष्ट होगा, यही सब तो होगा, आवास नष्ट होगा, है ना, स्वास्थ्य समस्याएं, सूखा, बाढ़, कृषि प्रभावित, भूखमरी, आवास नष्ट होगा। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होगा भैया? ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से। और ये प्रभाव कहां पड़ेंगे? मानव पर। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? प्रभाव समझ में आए भैया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इरेज कर दें। आइए बचाव के प्रयास के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं भैया? बचाव के प्रयास के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अगला है बचाव का प्रयास। तो आपको पता होगा भैया कि 1972 में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था भैया? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और उसी में पहली बार पर्यावरण को बचाने की बात की गई थी। तो अगर हमसे पूछा जाए बचाव का पहला प्रयास कब किया गया था, तो 1972 में, और कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। तो यहां से भैया हम केवल नाम जानेंगे। बचाव के प्रयास में, बचाव के उपाय में सिर्फ हम क्या जानेंगे? नाम के बारे में जानेंगे। बात समझ पा रहे हैं? डिटेल में चर्चा भैया इसकी अलग एक पर्टिकुलर इसके लिए क्लास ही होगी कि उसमें क्या क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या क्या मुद्दे रखे गए थे, कितने देश शामिल थे, इस तरह से वहां चर्चा की जाएगी। तो यहां पर सिर्फ हम बचाव के प्रयास में इतना ही जानेंगे कि कौन कौन सा हुआ था। तो उपाय के बारे में जानते हैं, उपाय कौन कौन सा और कब किया गया। तो पहला उपाय कौन सा बताया भैया? हमने कहा 1972 में। कब? 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। बात समझ पा रहे? दूसरा हुआ था भैया 1992 में। 1992 में, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1992 रियो सम्मेलन, या इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं ना। और कौन सा भी पहला पृथ्वी सम्मेलन था? ये पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा गया इसे। ठीक है, सिर्फ हमने कहा यहाँ पे हमें सिर्फ नाम जानना है कि कौन कौन सा सम्मेलन हुआ था, उपाय कौन कौन सा किया गया था। अगला भैया 1972 में, 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहां भी? जापान में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, है ना। और क्या हुआ था भैया? पेरिस सम्मेलन हुआ था। कौन सा? पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में। कौन सा? पेरिस सम्मेलन हुआ था। इसी को COP 21 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? COP 21 के नाम से भी जाना जाता है। COP का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? देखिए COP का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। COP का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन होता है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP 21 किया गया। पहला कब हुआ था? तो पहला कब हुआ था भैया COP का सम्मेलन? COP का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में। कब हुआ था भैया? 1995 में। 1995 में COP का पहला सम्मेलन हुआ था, और कहां हुआ था ये? बर्लिन में। कहां हुआ था? बर्लिन में। बात समझ में आ रही? तो COP का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बर्लिन में। और कब हुआ था भैया? 1995 में। बर्लिन कहां? जर्मनी। तो जर्मनी के बर्लिन में COP का पहला सम्मेलन हुआ था 1995 में। COP 21 कब हुआ भैया? 2015 में। और कहां पर? पेरिस में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं भैया इसी में। COP 24 कहां हुआ था भैया? COP 24 ये हुआ था पोलैंड। कहां हुआ था भैया? पोलैंड में। बात समझ पा रहे हैं? एक जो अगला बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्यों भैया? क्योंकि COP 25 इसकी बात की जाए, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लिख के समझाते हैं आपको कि COP 25 का सम्मेलन पहले चिली में होना था। कहां होना था भैया? जो COP
COP25 का सम्मेलन कहाँ होना था? चिली में होना था पहले, लेकिन चिली में नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वहां पर जन आंदोलन चल रहा था, तो जन आंदोलन के कारण 2019 में होना था, तो चिली में नहीं हो पाया। जब चिली ने कहा कि हमारे यहां नहीं हो पाएगा, तब इसकी मेजबानी किसको दे दी गई? किस देश ने ले लिया? स्पेन ने ले लिया। तो COP25 का सम्मेलन कहां हुआ था? स्पेन में। कहां हुआ भैया? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो हमने कहा पहले कहां होना था? पहले चिली में, पहले चिली में होना था, पहले चिली में होना था, लेकिन हमने कहा भैया चिली ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो कहां हुआ ये? हुआ कहां भैया? ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। बात समझ पा रहे हैं? और कब हुआ भैया? दिसंबर 2019 में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक, हटा दिया जाए इसको। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे भैया जो आपको बताना था, तात्पर्य, कारण, प्रभाव कहां कहां पड़ेगा और बचाव के उपाय क्या क्या होंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? हम आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी को कोई भी डाउट होता है तो बता दीजिएगा। इसी में कुछ और चीजें भी है जो भारत के संबंध में है, उनकी चर्चा कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा। जैसे ऐसा कहा गया भैया कि 2040 तक एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2040 तक भारत में बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन देखा जाएगा। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए भैया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जो CO2 का उत्सर्जन है, जनसंख्या बढ़ने के कारण वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे भैया कि अमेरिका इस समझौते से, जो पेरिस में समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि देश, जितने भी देश हैं, जितने भी प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देश हैं, वो अपने उत्सर्जन को कम करेंगे। तो एक आंकड़ा रखा गया था, एक पैमाना बनाया गया था, तो सभी देश ने भी हामी भर ली थी। लेकिन अमेरिका ने इस समझौते से वॉकआउट कर दिया। उसने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे इस समझौते में। बात समझ पा रहे हैं? तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका किस समझौते में अलग हुआ? तो किस समझौते में अलग हुआ भैया? पेरिस समझौते से। कब अलग हुआ था? तो 12 दिसंबर 2015 को समझौता हुआ था। 12 दिसंबर 2015 को समझौता हुआ, और इस समझौते में अमेरिका ने कहा कि हम अलग हो जाएंगे, वो जलवायु परिवर्तन को नहीं मानेगा, वो अलग हो जाएगा। तो हुआ क्या भैया? 22 अप्रैल 2016 को, 22 अप्रैल 2016 को अमेरिका ने हस्ताक्षर किया। अमेरिका ने हस्ताक्षर किया किस पर? इस समझौते से अलग होने के संबंध में। और अमेरिका 4 नवंबर 2019 को अलग हो गया। 4 नवंबर 2019 को अलग हो गया। बात समझ में आ रही? देखिए, हमने कहा कि पेरिस समझौते में उसने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, मतलब जो बचाव का प्रयास हो रहा है हम इसमें शामिल नहीं होंगे। 22 अप्रैल 2016 को उसने अलग होने के संबंध में हस्ताक्षर किया, और 4 नवंबर 2019 को वो अलग हो गया पेरिस समझौते से। बात समझ पाए? या COP21 पूछ ले आपसे। चलिए अब भारत के संबंध में कुछ बात आपसे कर लेते हैं। भारत की बात कीजिए तो देखिए, अभी हमने बताया कि 2040 तक कहा गया कि भारत में बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन होगा, जिसके कारण यहां पर समुद्री जलस्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर के पिघलने से अर्थात उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ग्लेशियर के पिघलने से कुछ नदियां जो कि निकलती कहां से हैं? ग्लेशियर से ही निकलती हैं, उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे गंगा, यमुना, हमने बताया ना, जितनी भी भैया हिमालय की श्रेणियों से निकलने वाली नदियां हैं, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, है ना। भारत के संबंध में कहा गया कि 1900 के दशक में ना, अर्थात 1900 में अगर देखा जाए तो भारत में जो CO2 का उत्सर्जन का उत्सर्जन था वो 280 ppm था। 1900 में CO2 का उत्सर्जन कितना था? 280 ppm था, पार्ट पर मिलियन।
पार्ट पर मिलियन। बात समझ में आ रही? पीपीएम मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन था। कब भैया? 1900 में। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, जो आज लगभग कितना हो चुका है, आज की बात की जाए तो आज लगभग कितना है, जो 1900 था वही कितना हो गया भैया? 4000। कितना हो गया है? 4000 पीपीएम तक पहुंच चुका है। सोचिए कितना आगे निकल गया भैया। 1900 था, 280 था, कितना था भैया? 280 था 1900 के दशक में। लेकिन आज कितना है? देख रहे, इतना पीपीएम पहुंच चुका। बात समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वृद्धि काफी ज्यादा हो चुकी है। किसमें? कार्बन के उत्सर्जन में। और एक रिपोर्ट आई थी, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम था, रिपोर्ट का नाम पूछ सकता है, नाम क्या है? टर्न डाउन द हीट। हमने कहा भारत के संबंध में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम क्या था भैया? टर्न डाउन द हीट। टर्न डाउन द हीट नामक रिपोर्ट जारी की। तो देखिए यहां से याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? विश्व बैंक ने। इसने कहा कि जो मैंने बताया ना अभी, इसने कहा कि 2040 तक वही जितनी चीजें हमने बताई कि भारत में जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे पूरी तरीके से, है ना, और कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2 शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन दोनों शहरों का नाम याद रखिएगा। 2 शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। शहर हैं कौन कौन से भैया? एक कोलकाता है और दूसरा मुंबई। इसमें यह कहा गया कि ऐसा होने से 2 शहर सबसे अधिक प्रभावित होंगे भारत के, एक कोलकाता, एक मुंबई। बात समझ में आ गई इतनी भैया? अच्छी तरह समझ में आई? किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिएगा। बात समझ पा रहे हैं? आइए थोड़ी सी पार्थिव विकिरण के बारे में बता देते हैं। हो सकता कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा हो कि सर ने पार्थिव विकिरण का नाम तो लिया था बीच में, लेकिन उसको उन्होंने बताया नहीं अभी तक। तो देखिए होता क्या भैया, ये पृथ्वी, ये इसके चारों तरफ का वायुमंडल, समझ पा रहे हैं? ये पृथ्वी, इसके चारों तरफ का वायुमंडल। अब होता क्या है, ये सूर्य। अब हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गैसें क्या क्या भैया? CO2, जलवाष्प, है ना, ये वायुमंडल में कहाँ मिलेंगे? वायुमंडल में जलवाष्प। बात समझ पा रहे हैं? और O3, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी हमको? वायुमंडल में। अब होता क्या है कि ये गैसें, इनका नेचर क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो तरंगे होती हैं, उनको तो ये पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें पार्थिव विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव विकिरण। ये इनको अवशोषित कर लेती हैं। बात समझ पा रहे हैं? मतलब पृथ्वी से निकलने वाली जो हीट है, जो पृथ्वी से निकलने वाली तरंग है, जब वो वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में मौजूद CO2, जलवाष्प, ये धूल के कण, ये सब करते क्या हैं? पृथ्वी के हीट को रोक लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और जब अवशोषित कर लेंगे तो पुनः हीट कहां से आएगी? पुनः हीट पृथ्वी पर वापस आने लगती है। बात समझ पा रहे हैं? जिस हीट को अंतरिक्ष में चले जाना था, अंतरिक्ष में चली जाती तो पृथ्वी का तापमान ना बढ़ता, लेकिन इन गैसों के कारण वह हीट रोक ली गई और पुनः कहां आएगी? पृथ्वी पर आएगी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होगा भैया? बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? बढ़ेगा। और बढ़ने का कारण और कुछ भी है, जो सूर्य से आने वाली तरंगे हैं उनको ये गैसें नहीं रोकती हैं, उनको सीधे आने देती हैं और चली आती पृथ्वी पर, लेकिन यहां से जाने वाली जो विकिरण उसको रोक लेती है। तो पृथ्वी से वापस जाने वाली विकिरण को नाम दिया गया पार्थिव विकिरण। क्या नाम दिया गया? पार्थिव विकिरण। हम आशा करते हैं पार्थिव विकिरण समझ पाए होंगे आप कि टेम्परेचर क्यों और कैसे बढ़ जाता है। अगली बात कीजिए भैया यहां से, तो देखिए हमसे पूछता अर्थ आवर क्या होता है। अर्थ आवर का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, प्रतिवर्ष अगर पूछे भैया अर्थ आवर क्या है तो हम क्या बताएंगे? हमने कहा कि प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। बात समझ पा रहे हैं?
प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को एक टाइम दिया गया 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 के बीच में जितनी भी बिजली है सबको ऑफ कर दिया जाए। सारी बिजली क्या कर दी जाए, जितनी बिजली है भैया पृथ्वी पर जो संसाधन मौजूद है उनको क्या कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए। तो बिजली को बंद करके पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो अर्थ आवर क्या बताया हमने भैया, प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30, जो शाम का 8:30 ना भैया, तो शाम को 8:30 से 9:30 तक पूरे देश की नहीं, पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व ने मिलकर यह व्यवस्था बनाई कि पूरे विश्व की बिजली को बंद कर दिया जाए। इससे भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। भाई 1 घंटे के लिए बिजली बंद होगी तो साधन संसाधन जो उद्योग है ना, जो कंपनी, वो सब बंद होंगी, तो उनसे कहीं ना कहीं जो उत्सर्जित होने वाला प्रदूषक पदार्थ है वो कम होगा। ठीक है, तो यह रहा हमारा अर्थ आवर। अगली बात किस है भैया, अर्थ आवर सूट डे किसे कहते हैं, अर्थ आवर सूट डे किसे कहते हैं, है ना। तो हमने क्या बताया भी, अर्थ आवर सूट डे। वहां तो अर्थ आवर बताया, यहां क्या बताएंगे, अर्थ आवर सूट डे। ये क्या होता है अर्थ आवर सूट डे, ये भैया क्या होता है, वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है, या उस दिन को कहते हैं भैया जिस दिन वर्ष का पूरा संसाधन, हमने कहा वर्ष का पूरा संसाधन उपयोग कर लिया जाए, उपयोग कर लिया जाए, उसे क्या बोलेंगे भैया, अर्थ आवर सूट डे के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये इसका दिन निर्धारित नहीं है, वह दिन जिस दिन पृथ्वी पर मौजूद, मतलब जितना साधन संसाधन बनाया गया उस वर्ष के लिए, वो पूरा जिस दिन उपभोग कर लिया जाएगा, उपयोग में ले लिया जाएगा, उसी को अर्थ आवर सूट डे के नाम से जाना जाता है। पिछले वर्ष यह कब मनाया गया था भैया, 1 अगस्त को। कब मनाया गया था, 1 अगस्त को। 2020 में अभी तक नहीं मनाया गया, मनाया जाएगा तो हम अपडेट करवा देंगे। बात समझ पा रहे, अर्थ आवर सूट डे। इतनी बातें समझ में आई। तो ये रहा भैया हमारा ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, जहां से हमसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसकी हमने बेहतर तरीके से चर्चा की। हम आशा करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग आपको अच्छे से तैयार हो चुका होगा। दोबारा आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को अगर देखना चाहें तो 1-2 बार आप देखेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहें। और जितने लोग अभी लाइव हैं वो लाइक जरूर करें वीडियो को। इसी क्लास के साथ, इसी लय के साथ हम आपको अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। हमारी क्लास देखने के लिए, अटेंड करने के लिए, हमको लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।